तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जानजू मेन हॉल में चले आते हैं और मेन हॉल में आने के बाद वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं। सॉरी, जुंजी ने लिंजुई के ऊपर अटैक करते हैं। साथ ही वो अपनी चीफ से कहते हैं, चीफ आपको तो इसको जेल में बंद करना चाहिए, जाकर इसको इंटेरोगेट करना चाहिए। चीफ आगे से जवाब देती है, वो उसे कहती है सबकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी आपस में बातचीत हो चुकी है और इस लड़के ने उसको वाकई में किडनैप नहीं किया था, बल्कि इसी लड़के ने हमारी फेरी की जान बचाई है। और जिसने उसे किडनैप किया था वो कोई और इंसान है, मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी। तो लिन जो हमारी प्रिंसेस को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अगर इसने उसको नहीं बचाया होता तो हमारे लिटिल सेंडर्स के साथ पता नहीं क्या हो चुका होता, अब तक शायद वो मर चुकी होती। और अब यहाँ पर मैंने फैसला किया है, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं लिन जोई को अपने सेक्टर का सेंट किंग बनाने वाली हूँ। इसका स्टेटस भी जीजी के बराबर का होगा, यानी कि जीजी के जैसे ये भी सेंट किंग होगा। ये बात सुनते ही एल्डर जानजू को तो एक झटका लगता है, वो आगे से कुछ कहने लगते हैं, लेकिन सुजरीन उसे कहती है जो कह दिया वो कह दिया। इसका स्टेटस मैंने यहाँ पर बता दिया, इसका टाइटल मैंने बता दिया है, तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह तुम सभी लोग हमारी लिटिल सेंडर्स के जीजी की रिस्पेक्ट करते हो, उसी तरह तुम्हें इस लड़के की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। एल्डर जानजू अब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सेक्टर चीफ ने यहाँ पर फैसला सुना दिया है। तो वहाँ पर कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस लड़के को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि ये हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास हमारे क्लैन को एक नया लिटिल सेंट किंग मिला है, ये हीवंस की तरफ से हमारे लिए भेजा गया है। करता हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारे सेक्टर का नाम बहुत ज्यादा रोशन हो जाएगा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है अब पता नहीं ये कमीना लड़का कहाँ से आया है। अब आने के बाद ये डायरेक्टली हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है, यानी कि इसका स्टेटस अब मुझसे भी ज्यादा हाई हो चुका है। एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। तो एल्डर के वहाँ से चले जाने के बाद सुजरीन हमारे लिन से कहती है अभी अभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर जानजू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मुश्किल से बचने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर दूंगी, तुम एल्डर जैंकिंग के साथ ही रहना, एल्डर जैंकिंग तुम्हारे साथ रहेगी, तुम उनके डोम में जाकर रह सकते हो। लिन से कहता है मिस सुजरीन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपने मसलों को खुद ही निपटा सकता हूँ। के बाद हमारे लिंजुई को उसके रेजिडेंस हाउस दिखाए जाते हैं। तो लिंजुई अपने रेजिडेंस हाउस में जाता है जहाँ पर वो छोटी लड़की जो कि वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, हमारे लिंजुई ने उसको प्रैक्टिस में कुछ फ्लॉज के बारे में बताया था जिसका नाम जियांची होता है। जियांची उसके साथ वहाँ पर आई होती है। तो हमारा लिन कहता है ये घर तो वाकई में बहुत ज्यादा प्यारे हैं। जियांची उसके सामने वहीं पर झुक जाती है और उसे कहती है लिटिल सेंट किंग लिंजुई, मेरा नाम जियांची है, अब यहाँ पर रहने वाली है और मैं यहाँ पर आपके साइड के ऊपर ही रहने वाली हूँ और मैं साथ ही आपके से एडवाइस भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मास्टर बने और मुझे बताएं कि किस तरह मैं अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को बेहतर बना सकती हूँ। मुझे मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पर आपकी मदद की जरूरत होगी। हमारा लिन उसे कहता है ये तो एक बहुत ही छोटा सा मसला है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज फिलहाल मैं रेस्ट करूंगा और कल से मैं तुम्हारी टीचिंग को स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है, तुम यहाँ से वापस जा सकती हो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने जाना है। जियांची वहाँ से चली जाती है और जियांची के वहाँ से चले जाने के बाद नेक्स्ट सीन हमें एक सीक्रेट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर जानजू अपने बेटे के साथ होती है और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। एल्डर कहते हैं कमीने की हिम्मत तो देखो, वो यहाँ पर चला आया, सुजरीन से उसने बात की और सुजरीन ने उसे हमारा लिटिल सेंट किंग बना दिया। पता नहीं उस लड़के ने सुजरीन के ऊपर ऐसा क्या जादू किया है कि उसने उसे हमारा सेंट किंग ही बना दिया है। ऊपर से उसकी कल्टीवेशन भी सिर्फ मॉर्टल राम में है, एक मॉर्टल राम का लिटिल सेंट किंग कैसे हो सकता है। उसका बेटा भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है फादर मुझे भी ये बात खत्म नहीं हो रही, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। उसके फादर उसे कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके लड़के के बारे में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर खराब चल रहा है कि वो लड़का अपनी ट्रू पावर्स को यहाँ पर छुपा रहा है। मैंने उस लड़के के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया था, लेकिन उस लड़के ने मेरी फुल स्ट्रेंथ को भी वहाँ पर अवॉइड करते हुए मेरे पीछे वाली साइड पर चला गया। उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कैसे किया था। टीटू जो अपने फादर से कहा था फादर उस लड़के के पास बहुत सारी एक्सेप्शनल मेडिसिन भी हैं। कल मैंने वहाँ पर जीजी को किडनैप करने के लिए उसे एक पॉइजन भी दिया था, वो एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन था, लेकिन उस लड़के ने उसे कुछ मेडिसिन दी जिस मेडिसिन की मदद से उसने उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि सुजरीन ने इन सारी बातों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि उनकी लिटिल सेंडर्स को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे पॉइजन भी दिया गया था, इन सारी बातों को छुपाने के लिए इस लड़के को जिसने उसकी जान बचाई है उसको डायरेक्टली लिटिल सेंट किंग बना दिया है ताकि ये सारी बातें यहीं पर कवर हो जाए। फादर उसे कहते हैं सारी बात की तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही बात की समझ नहीं आ रही कि हम उसे मारेंगे कैसे, क्योंकि फिलहाल तो उसको मारना इम्पॉसिबल हो चुका है, वो हमारा लिटिल सेंट किंग बन चुका है। लिंजुई वहीं पर पहुंच जाता है और कहता है तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन ऐसा है जो मुझे मारना चाहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मुझे मार सकते हो। देखकर तो एल्डर जानचू बहुत ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और साथ ही खुश भी होते हैं और कहते हैं जरा तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मेरे ही यहाँ पर सीक्रेट पैलेस में चले आए जहाँ पर बैठकर मैं कल्टीवेट करता हूँ। अब जबकि तुम यहाँ पर चले ही आए हो तो फिर मुझे ये बता दो तुम यहाँ से जिंदा वापस कैसे जा पाओगे। तुम्हारे लिटिल सेंट किंग का जो टाइटल है वो तुम्हें यहाँ से बचाकर वापस नहीं ले जा पाएगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालता हूँ तो कोई भी किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारा लिंजुई उसके सामने बड़े एटीट्यूड के साथ खड़े होकर उसे कहता है 30 साल गुजर चुके हैं लेकिन तुम एक कुत्ते के कुत्ते ही रहे, तुम यहाँ पर वो चीज हासिल नहीं कर पाए जिसको हासिल करने के लिए तुम्हारे ऊपर वाले लोगों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। तुम एक वफादार कुत्ते बिल्कुल भी नहीं हो। बड़ी अफसोस की बात है कि तुम अभी तक उस पॉन्ड
पॉन्ड की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। तुम्हें 30 साल गुजर चुके हैं, अभी तक तुमने कि ग्रेट रुइन ड्रीम टेक्निक को भी नहीं सीख पाए, जो कि तुम ग्रेट रुइन टेक्निक को सीखने के लिए जहाँ पर आए थे ताकि तुम आगे इसको पहचान सको। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुमने अपने बेटे C2 जोई को सेवंथ एम्परर की फियांसी को किडनैप करने के लिए भेज दिया। तुम लोगों की हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हें क्या लगा था कि सेवंथ एम्परर इस बात को इसी तरह जाने देंगे? वो अपने पास एक बिल निकालता और कहता है कि इतने साल गुजरने के बाद अब तुम्हें इस एंटीडोट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एंटीडोट जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो जियाओ पॉइजन पिल है, इसके पास ये पिल कहाँ से आई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में डीमन सी लैंड से आया हुआ वो मैसेंजर है? जल्दी से हमारे लिंजुई के सामने अपना सर झुका देता है और एल्डर जानजू कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक बहुत ही लो क्वालिटी का कुत्ता हूँ। अपनी ग्रेट एनवई को यहाँ पर रिस्पेक्ट देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साथ ही वो अपने बेटे C2 जोई से भी कहते हैं कमीने कहेंगे जल्दी से यहाँ पर आओ और इसके सामने अपना सर झुकाते हुए इसको रिस्पेक्ट दो, ये डीमन सी लैंड से आए हुए हमारे मैसेंजर है। जल्दी से भागता हुआ हमारे लिन के सामने आकर झुक जाता है। दोनों उसके सामने अपने सर झुकाकर बैठे होते हैं, लेकिन C2 जोई साथ ही इस बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है फादर ने तो कहा था कि ये मैसेंजर नहीं है, लेकिन देखो जरा फादर भी इसके सामने अपना सर झुकाकर बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में मैसेंजर था। हमारा लिन जोई उसके बेटे C2 से कहता है C2 जोई लास्ट टाइम मैंने तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक बाजू काटा था क्योंकि मैंने तुम्हारे पर तरस खाया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। देखो तो सही, तुम यहाँ पर वापस आने के बाद अपनी मिस्टेक के ऊपर रिपेंट करने की बजाय तुम यहाँ पर दोबारा मुझे मारने का प्लान बना रहे हो और तुम्हारा फादर वाकई में यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हो। लोग जहाँ पर पिछले 30 साल से हो, लेकिन तुम लोग उस क्लियर पॉइंट की मिस्ट्री को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन मैं एक ही दिन में यहाँ पर आकर तुम्हारा सेंट किंग बन गया और उस क्लियर पॉइंट की मिस्ट्री को हासिल करने वाला हूँ। तुम दोनों को पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कौन से क्राइम्स किए हैं। तो मास्टर जान जो चिल्लाकर उसे कहते हैं सर प्लीज मुझे माफ कर दे, तुम लोग वाकई में अंधे हो गए थे और आपको पहचान नहीं पाए थे। आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त पॉइजन है और तो आपके पास जो जियाओ पॉइजन पिल है, इसी की मदद से मैं अपने पॉइजन के इफेक्ट्स को कम कर सकता हूँ। अगर वो पॉइजन के इफेक्ट्स कम नहीं हुए, बॉडी के अंदर जो पॉइजन है और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप इस जियाओ पिल को मुझे दे दें, जो कि मेरे पॉइजन का एंटीडोट है। इस पिल की मदद से मैं अपनी सफरिंग्स को कम कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आपके सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, यहाँ तक कि आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ। लिन अपने पास उस पिल को उसकी तरफ फेंक देता और कहता है चलो जो कुछ भी हो चुका है उस सबको भूल जाओ। अब मैं यहाँ पर तुम दोनों को एक नई बात बताता हूँ कि तुम दोनों को प्लान में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना जिससे कि मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं खुद आ चुका हूँ, तो प्लान को मैं खुद अपनी मर्जी से पूरा करूंगा और तुम्हें जो भी कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तो मास्टर जान जो उस पिल को कैच कर लेते हैं और उसे कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये कुत्ता आपकी बात को हमेशा याद रखेगा। आपने मुझे ये एंटीडोट दिया, मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया। और साथ ही वो एंटीडोट को खा जाता है, साथ ही सोच रहा होता है समझ नहीं आ रही कि इस एनवी ने यहाँ पर एंटीडोट को इतनी आसानी के साथ मुझे कैसे दे दिया, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि इसने एंटीडोट वाली पिल मुझे दे दी है। वो पिल को खा जाता है। पिल को खाने के बाद हमारा लिन उसे कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर पिल दे दी है तो मैं तुम्हें बता दूं, पिल को मैंने अपने हाथों से रिफाइन किया है, तो मैं कभी भी इस पिल के इफेक्ट्स को खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे हर ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हो, यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हो, तो मैं इस पिल के इफेक्ट को खत्म कर दूंगा, जिससे पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा और तुम मर जाओगे। मास्टर जान जो भी अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं, उनके हार्ट के ऊपर सील लग चुकी है उस पिल के खाने के बाद। साथ ही वो हमारे लिंजुई के सामने अपना सर फिर से झुका देते हैं और कहते हैं प्लीज एनवेद आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ वही काम करेंगे। थोड़ी देर तक वो वहीं पर झुक कर रहते हैं, फिर सामने देखता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। लिंजुई वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो लिंजुई वहाँ से गायब होने के बाद सीधा क्लियर पॉइंट के अंदर चला जाता है, जो कि फॉरबिडन एरिया है। इस पॉइंट के अंदर मिस सोजरिन पहले से मौजूद होती है। लिंजुई वहाँ पर पहुंचता है, वो उसे कहती है तो फाइनली तुम आ ही गई, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही, तुम लेट हो। लिंजुई वहाँ पर आने के बाद अपने कपड़े उतार देता है और उसे कहता है चलो जल्दी से अपनी टॉप ड्रेस को ऊपर से उतार दो। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सुजरिन उसे कहती है ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो, तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंजुई से कहता है प्लीज यहाँ पर ऐसा तो मत कहो, मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पर इस तरह का कोई भी काम करना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम अपनी ईगो को उतार कर साइड के ऊपर रख दो। तो मैं यहाँ पर जिस कल्टीवेशन मेथड को यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को बढ़ाने वाला और पॉइजन को रिमूव करने वाला, उस टेक्निक के लिए तुम्हारे ऊपर के कपड़ों को उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं अपनी की पावर को इंसर्ट कर सकूं। तुम्हें पता है कि तुम अभी तक अपने आप को ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाए? ब्रेक थ्रू करने के लिए जिन और जैंग दोनों एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। तुम एक लड़की है तो तुम्हारे पास जिन एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। तुमने पिछले कई सालों में अपनी बॉडी में बहुत सारी जिन एनर्जी को इकट्ठा करके रखा है, तुमने कभी किसी के साथ डुअल कल्टीवेट नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जैंग एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है। तो तुम चाहो तो तुम इसको रिजेक्ट कर सकती हो। तो वो उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी टॉप ड्रेस को उतार देती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो फिर मैं यहीं पर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारा लिंजुई भी वहीं पर पानी के अंदर आ जाता है और उसे कहता है दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी रहो। तो वो उसके पीछे वाली साइड पर आकर खड़ा होता है और कहता है बस यहीं पर चुपचाप खड़ी रहना। अपनी पाम में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी की पावर को
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिनजुई सेक्टर की चीफ को लेकर उस क्लियर पॉइंट के अंदर चला जाता है और दोनों उस क्लियर पॉइंट के अंदर खड़े होते हैं। तो लिनजुई से कहता है कि अपने कपड़े उतार दो। पहले तो वो इस बात से हैरान होती है, फिर साथ उसकी बात मान लेती है और अपने कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। हमारा लिनजुई उसके पीछे वाली साइड पर खड़ा होता है और अपनी पाम को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। तो जब वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, देखने वाली बात तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं। तो सेक्टर चीफ कहती है ये क्या मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज एंटर हो रही है, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत ज्यादा गर्म भी है। और साथ ही वो ब्लश करते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा वार्म फीलिंग है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। लिनजुई से यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, वो उसे कहता है क्या तुम्हें ये थोड़ा बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी एक्सटर्नल फोर्स को दाखिल किया है जो कि यांग फोर्स है। आज से पहले इस सारी एनर्जी को पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुमने कभी भी किसी यांग एनर्जी वाले बंदे के साथ डुअल कल्टीवेट नहीं किया। इसी वजह से मुझे ये बॉडी तुम्हारी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी इंटर करनी पड़ी है। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो ग्रेट रू एंड ड्रीम टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ प्योर जिनकी की एनर्जी की मदद से ही तुम एम्फेसाइज कर सकती हो, लेकिन तुम अगर इसको आगे बढ़ाना चाहती हो तो तुम इसको आगे नहीं बढ़ा सकती, वो भी यांग एनर्जी के बिना। अगर तुम्हारे पास यांग और जिन एनर्जी दोनों है तभी तुम इसको आगे बढ़ा पाओगी। इसी वजह से तुम सभी लड़कियां 9th लेवल के ऊपर आकर अटक चुकी हो। 9th लेवल तक पहुंचने तक तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जिन की स्टोर हो चुकी है, इतनी ज्यादा जिन की स्टोर हो चुकी है कि तुम्हारी जो अपनी कल्टीवेशन है वो भी रिग्रेस होना शुरू हो चुकी है, यानी कि कम होना शुरू हो चुकी है। अगर अभी भी तुम यहाँ पर यांग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करती तो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम रह जाएगी। सुसरीन उसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा मेरी बॉडी के अंदर जो कंप्लीट जिन की है उसको कंट्रोल करने में, तुम्हें कितनी बार ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा लिनजुई से कहता है इतनी कल्टीवेशन मेरे पास है, मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 6 महीने तो लगेंगे। इतने 6 महीनों में मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी जिन की है उस सभी को निकाल दूंगा और उसके साथ साथ अपनी यांग की को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर करूंगा। अगर मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जिन की को जल्दी निकाल सकता हूँ, यानी कि टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तुम्हें पता है कि रेड हेवन पवेलियन और इसके साथ साथ डीमन सी लैंड उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि सिर्फ 1 महीने के बाद यहाँ पर होंगमैंग कंपटीशन भी होने वाला है और हमें उस कंपटीशन बैटल में भी हिस्सा लेना है। यहाँ पर हमें होंगमैंग बैटल के बारे में बताया जाता है कि ये कंपटीशन होता है जहाँ पर जितने भी मेजर क्लैंस हैं होंगमैंग कॉन्टिनेंट के वो सारे आकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशंस वाले टैलेंटेड लोगों को ही वहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत होती है। जो भी इस कंपटीशन को जीता है उसके क्लैन मेंबर्स को टाओ रिवर के अंदर जाने का मौका मिलता है। टाओ रिवर जो है वो होंगमैंग कॉन्टिनेंट में एंशिएंट टाइम से यहाँ पर बह रहा है। टाओ रिवर के अंदर बैठकर कल्टीवेट करने से आपकी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी क्लैन को उस टाओ रिवर के अंदर जाने की इजाजत मिलती है जो कि होंगमैंग कंपटीशन में अपने आप को जिताते हैं, उनका क्लैन ही वहाँ पर जा सकता है। इसी वजह से होंगमैंग का जो कंपटीशन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सभी क्लैन के मेंबर्स यहाँ पर अपनी जी जान लगा देते हैं ताकि वो टॉप पोजीशन के पर पहुंच सके। तो सुसरीन हमारे लिनजुई को बताती है कि हमारे होंगमैंग कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे मोटे क्लैंस हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं। इनमें 3 बड़े पावरफुल क्लैंस हैं जिनके पास ज्यादा पावर्स हैं। इन तीनों क्लैंस में से कोई एक क्लैन ही होता है जो कि हमेशा टॉप पोजीशन के ऊपर आता है, और हमारा फॉरगॉटन इमॉर्टल क्लैन यानी कि हमारा वैंगजियान क्लैन ये तो किसी भी खाते में नहीं आता, यानी कि हमारा क्लैन बाकी के सभी क्लैंस में से सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर मैं सच कहूँ तो पिछले कई साल हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे हैं और हम लोग कभी भी नहीं जीत पाए। इसी वजह से मैंने गिव अप कर दिया है, हम लोग इस बार कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। लिनजुई से कहता है ये टाइम गिव अप करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी जो तुम्हारे पास मैं आया हूँ, कहता है जबकि तुम्हारे पास मेरी हेल्प है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस बार के कंपटीशन को जीत सकते हैं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहता हूँ, तो तुम बिल्कुल ठीक रहोगे और हम लोग इस कंपटीशन को जीत पाएंगे। इस सुसरीन उसे कहती है अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। और उसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है आज के लिए इतना काफी, अब जाओ तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर कल का इंतजार करो, क्योंकि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, रहकर कल्टीवेट करूंगा और कल रात के वक्त तुम इसी वक्त सेम टाइम पर मुझे मिलना, हम लोग दोबारा से यहाँ पर यही प्रोसीजर करेंगे। उसके वहाँ से चले जाने के बाद हमारा लिनजुई वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करता है। थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद हमारा लिनजुई कहता है ये पूर्ण तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ पर ब्रिलियंट की पावर इतनी ज्यादा है कि उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो कि इमॉर्टल राम का कल्टीवेटर था अब मैं स्पिरिट राम का कल्टीवेटर बन चुका हूँ। अब मुझे पता चला कि क्लियर पॉइंट के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना कैसा होता है। अपनी पिछली 1 लाख साल की जिंदगी में यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन मुझे कभी भी यहाँ पर आने नहीं दिया गया। लिनजुई वहाँ पर प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद वहाँ से वापस अपने रूम की तरफ आ रहा होता है। जैसे वो रूम की तरफ वापस आता है, जियांची वहाँ पर पहले से बैठी होती है, वो उसका इंतजार कर रही होती है। तुम्हारा लिनजुई से कहता है लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? तो वो उसे कहती है मास्टर सेंट किंग लिटिल सेंट आपका अंदर इंतजार कर रही है, वो कब से आपका इंतजार कर रही है, मैंने उसको अंदर बिठा दिया था, इसलिए आप जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। तुम्हारा लिनजुई से कहता है क्या वाकई में वो अंदर मेरा इंतजार कर रही है? तुम्हारा लिनजुई जल्दी से अंदर चला जाता है। हमारा लिनजुई अंदर जाता है तो लिटिल सेंट यानी कि प्रिंसेस ये जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है तो फाइनली तुम वापस आएगी, मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया। लिनजुई भी अपने गले से लगा लेता है और कहता है शिनजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो? वो उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा परेशान थी, मैंने सुना कि तुम
तुम सेक्टर चीफ से मिलने के लिए गए थे और सेक्टर चीफ ने काफी ज्यादा मुश्किल से ट्रीट किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। साथ ही वो कहती है मैंने ये भी सुना है कि मेरी बड़ी बहन यानी कि सुजरेन ने तुम्हें हमारा सेंट किंग बना दिया है। मेरी बहन ने आज तक पहले किसी भी इंसान के साथ ये सब कुछ नहीं किया। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि आखिर मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया होगा, उसने तुम्हारे साथ ये क्यों किया। तुम्हारा लिंजुई से कहता हो सकता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल एडवांटेज है, इसी वजह से उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से। वो से कहती है हाँ तुम वाकई में एक बहुत ही बुरे लड़के, और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। ये दोनों यहीं पर बैठकर आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, जबकि जियांची वहीं पर साइड के ऊपर बैठी होती है। जीजी से कहती है ब्रदर लिंजुई, मुझे नहीं लगा था कि एक इंसान के साथ मिलकर इतना ज्यादा मजा आएगा, तो मुझे तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। साथ ही वो से कहती है तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने वो सब कुछ कर लिया हुआ है, इसी वजह से जीजी आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। ये प्रिंसेस हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी और किसी भी दूसरे इंसान को अपने आप को टच भी नहीं करने देगी। 2 साल के बाद अगर डीमन एम्परर यहाँ पर समन करने के लिए आते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद डीमन एम्परर के साथ मेरी शादी होनी है, अगर वो मुझे लेने के लिए आते भी हैं तब भी मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगी। मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मुझे यहाँ पर मरना ही क्यों ना पड़े। यहाँ पर फिर से डीमन एम्परर के बारे में बताया जाता है कि डीमन एम्परर जिसके साथ इसकी शादी होनी है 2 साल के बाद, उसका नाम कीजी है। वो नाथरन स्टार राम का एम्परर है। 2 साल के बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करने वाला है। 2 साल के बाद आसपास के जितने पावरफुल क्लैंस हैं उन सभी में से बहुत ही स्पेशल लड़कियों को उसकी शादी करने के लिए चूज किया गया है। में से प्रिंसेस जीजी भी एक है, ताकि वो इन सभी को फर्नेस के तौर पर यूज कर सके। वो इन सभी के साथ डुअल कल्टीवेट करने के बाद इन सभी की प्योर की पावर को लेना चाहता है, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा लड़कियों के साथ शादी कर रहा है। लेकिन असल में बात यह है कि इन सभी की कल्टीवेशन की पावर लेने के बाद इनका कुछ भी नहीं बचता, ये सारी की सारी लड़कियां मर जाती हैं। अरे लिंजुई को तो ये सारी की सारी बात पता होती है। लिंजुई कहता है अब जबकि तुम मेरी लड़की बन चुकी हो, यानी कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो इस बात का भरोसा रखो कि मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा कि 2 साल के बाद तुम्हें उस एम्परर के साथ जाना नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसेस जीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है ब्रदर लिंजुई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे भी वापस चलना चाहिए, तुम भी जाकर सो जाओ। साथ ही यहाँ पर प्रिंसेस जियांची के लिए रिक्वेस्ट भी कर देती है। वो उसे कहती है ब्रदर लिंजुई, जियांची मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, अगर तुम इसको गाइड कर सको तो प्लीज इसको गाइड जरूर करना। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके मास्टर बनकर इसको ट्रेन करो। लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने इसे पहले ही कहा था कि मैं इसका मास्टर बनकर इसको ट्रेन करूंगा। जियांची भी हमारे लिंजुई से कहती है मैं प्रिंसेस को वापस इसके डॉम्स तक छोड़कर आती हूँ ताकि फिर मैं आकर आपसे तलवारबाजी की टेक्निक सीख सकूं। तो हमारा लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है, रास्ते में बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जियांची भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि हाँ इन दोनों के दरमियान में किस किस्म का रिलेशनशिप है। प्रिंसेस यहाँ पर इससे आकर मिल रही है, ये भी उसके साथ बड़ी हंसकर बातें कर रहा था। दोनों वहां से चली जाती है। उनके चले जाने के बाद हमारा लिंजुई वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है चलो ठीक है, हम सोने का टाइम हो चुका है। फिर साथ ही वो ऊंची आवाज में कहता है अब जबकि तुम्हारे डिसाइपल और प्रिंसेस जीजी यहाँ से चले गए हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ही आकर सोना चाहिए। हमारा लिंजुई यहाँ पर एल्डर जैंग से बात कर रहा होता है, क्योंकि एल्डर जैंग वहीं पर दीवार के पीछे छुपी होती है और लिंजुई को महसूस हो जाता है। एल्डर जैंग भी जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आती है और उसे कहती है सेंट किंग प्लीज आपको यहाँ पर तमीज से बात करनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं सो सकती क्योंकि मैं इस पूरे वैंगजियान क्लैन की 12 एल्डर्स में से एक महान एल्डर हूँ। हमारा लिंजुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है तो मैं एक एल्डर हो तो इस बात का क्या मतलब है, मुझे ये बताओ क्या एल्डर का ओहदा सेंट किंग से ज्यादा होता है। वो उसे कहती है नहीं। लिंजुई साथ ही उसकी बड़ी बड़ी चेस्ट को घूर कर देख रहा होता है। वो अपनी चेस्ट को छुपाते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरफ देख रहे हो, तुम एक बहुत ही बेशरम लड़के हो। लिंजुई से कहता है मैं इस तरह का कुछ भी नहीं सोचा और ना ही मैं कोई बहुत ही बेशरम इंसान हूँ, चलो चुपचाप मेरे साथ अंदर आ जाओ। लिंजुई से कहता है तुम्हारी सेक्टर चीफ सुजरीन ने कहा था कि मुझे एल्डर जैंग के साथ रहना है, तो आज मैं तुम्हारी रेजिडेंस में ही रहने वाला हूँ। तो तुम जहाँ पर मुझे अपने साथ लेकर आई थी और तुम ये सेक्टर चीफ के पास मुझे लेकर भी गई थी, तो चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। नहीं लगता कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी कि तुम्हें अपने फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी मिल सकती है, इसी वजह से मुझे लगता है कि हम दोनों को आज के बाद एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। वो उसे चिल्लाकर कहती है नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली, ये बताओ कि तुम मुझे अपने साथ रखकर मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जो कमरे के अंदर चला जाता है, बेड के ऊपर बैठता है और उसे इशारा करते हुए कहता है कुछ भी नहीं, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर मेरे पास बैठो। तो तुम यहाँ पर मेरे पास आकर बैठती हो तो जनरली मैं तुम्हें बता ही दूंगा कि तुम्हारा फादर इस वक्त कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तुम नहीं बैठती तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। एल्डर जैंग उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो शर्माते हुए कहती है मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तो लिंजुई कहता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पर आकर मेरे पास बैठ जाओ या फिर चुपचाप यहाँ से वापस मुड़ जाओ और वापस मत आना। वो उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर साथ ही वो कहती है मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और वो सीधी आकर उसके साथ ही बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और उसे कहती है अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें मेरे साथ कुछ और भी करना है। हमारा लिंजुई से कहता है नहीं नहीं बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं करना। और साथ ही वो बिस्तर के ऊपर वहीं पर लेट जाता है। उसे कहता है तुम्हारे साथ आज कुछ भी नहीं होने वाला और वहीं पर वो सो जाता है। एल्डर जैंग जब लिंजुई की तरफ देखती है तो वो बड़ी आराम से वहाँ पर सो रहा होता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी सो कैसे गया, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरे साथ कोई गंदी हरकत करेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये चुपचाप यहाँ पर सो गया है। समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने मुझे अंदर क्यों बुलाया और अपने साथ बेड के ऊपर क्यों बिठाया, मुझे तो लगा था ये कुछ और करने वाला है, लेकिन ये तो यहाँ पर बड़े आराम से सो रहा है। चलो ठीक है फिर मैं भी यहाँ पर सो जाती हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी
हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। 100,000 रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मेरा लिंजुई अपने रूम के अंदर जाता है और जाकर सो जाता है, जबकि एल्डर जैंग को भी अपने पास ही बिठा लेता है। एल्डर जैंग उसकी तरफ देखती है और कहती है जी तो बड़ी आराम से सो के आए, तो चलो मुझे भी यहीं पर सोना चाहिए। वो वहीं पर बैठी सो जाती है। वो अपने हाथ में पिलो लेती है और उसके ऊपर अपना सर रखकर सो जाती है। के वक्त जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने की तरफ देखती है। लिंजुई उठ चुका होता है। लिंजुई सामने खिड़की में खड़ा होता है और उससे कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, तुम तो बहुत ही लेट उठती हो। वो उसे कहती है हाँ मुझे होश आ गई और मैं उठ गई हूँ। लिंजुई कहता है तो इसका मतलब यह है कि आज हम लोग बड़ी मुश्किल से बच गए हैं, क्योंकि लिंजुई ने जानबूझकर उसे आज रात अपने रूम में रुकवाया था। शायद उसे पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लिंजुई उसे कहता है तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत ही जल्दी हॉन्गमैन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। अब मुझे ये बताओ, तुम तो यहाँ के सेक्टर की एक एल्डर हो, एल्डर होने के नाते तुम्हारा यहाँ पर क्या ख्याल है कि हमें कौन कौन से बच्चों को वहाँ पर भेजना चाहिए, तुम्हारे इस बारे में क्या प्लान है। तो एल्डर जैंग उसे कहती है मैं तुम्हें अगर सच्ची बताऊं तो हमारी स्ट्रेंथ बाकी के सारे सेक्टर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर है और हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो हमारे लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ना लेने के बराबर भी है। हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में अगर हिस्सा भी लेते हैं तो हम लोग बहुत ही जल्दी इसमें एलिमिनेट होकर बाहर आ जाएंगे। हमारा लिंजुई से कहता है तुम्हें ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है कि हमारा क्लैन कितना ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ हेल्पर्स की मदद ले देते हैं मुझे लगता है कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास टाइम भी काफी ज्यादा कम है अपनी तैयारी के लिए। इस बार में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि हमारा सेक्टर जो है इस बार के हॉन्गमैन टूर्नामेंट को जीत सकता है और हम लोग डाउ रिवर में जा पाएंगे। तो एल्डर जैंग उसे कहती है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि हम इस बार की कंपटीशन को जीत सकते हैं? तुम कौन से हेल्पर्स की बात कर रहे हो कि हमें कौन से हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी? लिंजुई से कहता है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं इस महीने में यहाँ पर तुम्हें हीवनली डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक को सिखाऊंगा, उसको बेहतर करने के बारे में बताऊंगा और उसके 10th लेवल को भी तुम्हें सिखाऊंगा। फिर तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाओगी। तुम्हारे अलावा दूसरा बंदा है जिसकी मुझे मदद चाहिए, उसका नाम लॉन्गलिन है। क्या तुमने सुना है कि इस वक्त वो कहाँ पर है? मैंने इतना तो पता है कि वो तुम्हारे सेक्टर का एक एल्डर है। एल्डर जैंग उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर लॉन्गलिन की बात कर रहे हो? वो तो हमारे सेकंड पैलेस का एल्डर है। वो बहुत ही पावरफुल है लेकिन वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इस वक्त वो बैक माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है। वो एक बहुत ही अलौफ किस्म का इंसान है, यानी कि वो हमेशा अकेले रहना चाहता है, कभी भी किसी को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर नहीं आने देता। जहाँ तक कि उस एरिया को फॉरबिडन एरिया कहा जाता है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई एल्डर हो, जब भी वहाँ पर जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अगर तुम वाकई में इससे मिलने के लिए जाने वाले हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें मार डाले। लिंजुई से कहता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक और जगह पर भेजने वाला हूँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें वहाँ पर जाना होगा हिडन क्लैन में। वहाँ पर जाओ, जाकर किसी की जान बचाओ। मेरी बात को याद रखना, तुम्हें मिडनाइट से पहले वहाँ पर पहुंचना होगा, वरना देर हो जाएगी और वो बंदा मर जाएगा। रही बात यहाँ पर लॉन्गलिन को वापस लेकर आने की, तो मैं जियांची को अपने साथ ले जाऊंगा। जियांची मेरे साथ जाएगी वहाँ पर लॉन्गलिन को वापस लाने के लिए। बात सुनने के बाद वो हैरान होती है और कहती है ये क्या, ये जहाँ पर सेंट किंग और जियांची इन दोनों के दरमियान में आपस में ऐसा क्या चल रहा है? वो छोटी लड़की तो बहुत ज्यादा कमजोर है, लगता है कि इसे उस तरह के छोटे स्टूडेंट्स भी पसंद है। नेक्स्ट सीन में बाहर माउंटेन एरिया का दिखाया जाता है। लिंजुई अपने साथ जियांची को लेता है और वो दोनों ही बैक माउंटेन की तरफ चल पड़ती है। तो जियांची उसे कहती है लॉर्ड सेंट किंग हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? क्या हम लोग 7th पैलेस माउंटेन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मास्टर लॉन्गलिन रहते हैं? लिंजुई से कहता है हाँ हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। मास्टर लॉन्गलिन हमारे सामने वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस थोड़ी दूर हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जियांची से कहती है लेकिन मैंने एल्डर लॉन्गलिन के बारे में ये सुना है कि वो कभी भी किसी को पसंद नहीं करते कि कोई उनको आकर डिस्टर्ब करे। यहाँ तक कि एल्डर्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं। किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर आने की इजाजत नहीं है। तो मेरा लिन उसे कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है। वो मास्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट है और किसी को भी पसंद नहीं करता, सभी से वो नफरत करता है। यहाँ तक कि अगर वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है और इस दौरान आकर कोई उसे डिस्टर्ब कर दे तो वो तो उसे मारकर उसकी जान भी ले सकता है। साथ ही वो जियांची से पूछता है मुझे ये बताओ कहीं इस बात से डर तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम एल्डर लॉन्गलिन के साथ यहाँ पर कम्पीट करो। मैं तुम्हारी उसके साथ फाइट करवाना चाहता हूँ। तुम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करोगी। बस सुनते ही जियांची काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है लेकिन वो तो एक एल्डर है और उनके स्किल्स मुझसे बहुत ज्यादा है, वो एक बहुत ही पावरफुल है, मैं उनके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगी। लिंजुई से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। तुम्हें बस अपनी तलवार को बहुत ज्यादा फैमिली पकड़ कर रखना होगा। वो तुम्हारे ऊपर जब अटैक करेगा तुम्हें उसके पहले 7 मूव्स को ब्लॉक करना होगा। अगर तुम उसके 7 मूव्स को ब्लॉक कर लेती हो, जब वो 8वां मूव करने के लिए आगे बढ़ेगा तुम्हें काउंटर अटैक करना होगा। फिर राइट हैंड साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करना। यहाँ पर अपनी 10th फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेरिवेटिव स्वर्ड मेथड को यूज करना होगा। तुम उसको बड़ी आसानी से हरा दोगी। मुझे
इस बात का पूरा यकीन है कि तुम जीत सकती हो। जियांजी उसे कहती है मास्टर अब अगर आप कह रही है तो फिर ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं 7 मूव्स को ब्लॉक करूंगी और उसके बाद उसके ऊपर राइट साइड से अटैक करूंगी। ये दोनों अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें एल्डर लॉन्गलिन की आवाज आती है। वो चिल्लाकर कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर आउटसाइडर्स नहीं आ सकते? के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उन दोनों के ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगा देता है, जबकि लिंजुई जल्दी से जियांजी को पकड़ता है और जंप करते हुए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो उस अटैक से अपने आप को भी और उसको भी बचा सके। दोनों एक दूसरे अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। जियांजी पीछे की तरफ देखती है और कहती है ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एल्डर लॉन्गलिन वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मास्टर लिन ने मुझे यहाँ पर बचाया नहीं होता, इन्हें धक्का नहीं दिया होता तो अब तक तो मैं मर चुकी होती। तो ये दोनों वहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने एल्डर लॉन्गलिन खड़े होते हैं। एल्डर लॉन्गलिन उनसे कहते हैं, लॉन्गलिन उन दोनों के सामने खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं मैंने तुमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये एक फॉरबिडन एरिया है, तुम में से किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि ये बैक माउंटेन तुम्हारे खेलने की जगह है या फिर पिकनिक की जगह है? तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आ सकते हो। हमारा लिन जी इसकी तारीफ करते हुए कहता है मास्टर लॉन्गलिन मैंने तुम्हारी तलवार के बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी ये मैड स्वर्ड ये तो इस पूरे हांगमेंग कॉन्टिनेंट में ऐसे किसी के पास भी ऐसी तलवार नहीं है। कोई भी तुम्हारी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लिन उसे कहता है लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारी पहले स्ट्राइक को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में जितने भी रूमर्स सुने थे वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स इतनी भी अच्छी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास जो तलवार है उसकी पावर इतनी अच्छी है। मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक फाइट करने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। ठीक है देखते हैं कि तुम मेरी तलवार के सामने क्या कर पाते हो। अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुमसे चैलेंज करूंगा, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इंजू से कहता है नहीं नहीं, लगता है कि तुम्हें कोई गलती हुई है। यहाँ पर मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, बल्कि तुम्हारी फाइट मेरे साथ नहीं बल्कि इस छोटी लड़की के साथ होने वाली है, ये तुमसे फाइट करेगी। इस बात से तो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। जियांजी अपनी तलवार को अनशीथ करते हुए मास्टर लॉन्गलिन के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मास्टर लॉन्गलिन मैं तो 12 पैलेस की एक डिसाइपल हूँ, मेरा नाम जियांजी है। पास जो स्वर्ड है इसको रेड मून स्वर्ड कहा जाता है। यहाँ पर आपके साथ ड्यूल करने के लिए आए हूँ। एल्डर लॉन्गलिन प्लीज मेरे साथ फाइट करें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। तो एल्डर लॉन्गलिन काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम एक छोटी सी लड़की जो कि अभी सिर्फ डिसाइपल है उसको मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो, दोनों यहाँ पर मरने के इरादे से आए हो। तुम लोगों को देखकर तो लगता है कि तुम लोगों को इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि मेरी स्ट्रेंथ तुम लोगों से बहुत ज्यादा है, मेरी कल्टीवेशन भी तुमसे ज्यादा है, मेरी तलवारबाजी के स्किल्स भी तुमसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो और मुझे चैलेंज कर रहे हो। तो देखते हैं क्या है तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। लॉन्गलिन बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और जियांजी के ऊपर अटैक करते हैं। जियांजी बड़ी मुश्किल के साथ उसके पहले मूव को वहाँ पर ब्लॉक करती है। जियांजी पहले मूव को ब्लॉक कर लेती है और फिर साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ती है, फिर से एक जबरदस्त स्टैंस लेती है। वक्त एल्डर लॉन्गलिन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, तुमने मेरे पहले मूव को ब्लॉक कर लिया, चलो अब दूसरे मूव की बारी है। और वो दूसरे मूव के साथ यानी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। जियांजी उसके दूसरे मूव को भी वहाँ पर ब्लॉक कर लेती है। दूसरे मूव को ब्लॉक करने के बाद वो पीछे की तरफ बढ़ती है। इसके साथ तीसरा मूव होता है और तीसरा और फिर चौथा मूव, वो चौथे मूव को ब्लॉक कर लेती है, फिर पांचवें मूव को ब्लॉक कर लेती है। करते करते एल्डर लॉन्गलिन अपने सातों के सातों मूव्स को चल देते हैं। 7 मूव पूरे करने के बाद एल्डर लॉन्गलिन भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। जब वो पीछे की तरफ हटते हैं यानी जियांजी भी काफी दूर तक घसीटती हुई जाती है। वो कहती है मास्टर मैं यहाँ पर अपने मूव को चलने वाली हूँ, सर क्या आपने मुझसे कहा था? मुझे लगता है कि आपको हम यहाँ पर थोड़ा बहुत परेशान होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर अपना मूव चलने वाली हूँ। अगर मैं इस मूव में कामयाब रही जीतूंगी, वरना मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी। तो एल्डर लॉन्गलिन उसे कहता है तुम लड़की, तुम हालांकि बहुत ज्यादा छोटी हो, लेकिन तुम यहाँ पर जिस एटीट्यूड के साथ बात कर रही हो लगता नहीं है कि तुम कोई छोटी लड़की हो। तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे एक और मूव को ब्लॉक कर पाती हो या नहीं। दूसरी तरफ से जियांजी भी अपनी हिवरली डेरिवेटिव स्वर्ड फॉर्म की फोर्थ मूव को अनलॉक करती है और कहती है चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे पर अटैक करने वाली हूँ। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करती है और उस फोर्थ फॉर्म के साथ उसके पास एनर्जी की बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकल आती हैं। उन सारी एनर्जी की बनी हुई तलवारों के साथ स्पेशल मूव जिसका नाम स्वर्ड रेन होता है उसको यूज करते हुए उसने सामने की तरफ फेंक दिया, फिर साथ ही खुद भी भागती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। अपनी तलवारों के साथ उसके ऊपर जब अटैक कर रही होती है तो उनमें से एक तलवार एल्डर लॉन्गलिन के चेहरे के ऊपर लगती है और उसके चेहरे पर कट लग जाता है। हमारे लिंजुई को भी दिखाते हैं कि लिंजुई भी वहाँ पर खड़ा हंस रहा होता है। देखने के बाद लॉन्गलिन भी समझ जाता है। वो हमारे लिंजुई की तरफ देखता है और उससे कहता है क्या तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है? लगता है कि तुम्हें पहले से पता था और तुमने यहाँ पर इस लड़की को पहले से बताया हुआ था कि 7 मूव्स के बाद अगर ये मुझे गुस्सा दिलाएगी और मेरे पर अटैक करेगी इसके अटैक्स के साथ हिट हो सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मैंने यहाँ पर हार चुका हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मेरे लास्ट मूव के फ्लॉप के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि ये टेक्निक इस तरह काम करती है कि 7 मूव्स के बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ती है? लिंजुई से कहता है कंप्लीट बाय सोल रिफाइंड बाय ब्लड, तुम्हारे पास जो स्वर्ड है वो भी एक ड्रैगन आर्मर है। मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ गलत कहा है। तो वो ये बात सुनने के बाद कहता हाँ ये बात वाकई में सच है, ये तो मेरा सीक्रेट है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मेरे पास जो स्वर्ड है वो ड्रैगन स्केल स्वर्ड है और इसमें ड्रैगन स्केल टेक्निक को यूज कर रहा हूँ? लिंजुई से कहता है क्योंकि मैं भी एक तलवारबाज हूँ तो मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हो। लिंजुई से कहता है तुम्हारी
तुम्हारी तलवारबाजी टेक्निक के बारे में मुझे इतना पता है कि तुम्हारे 7वें मूव और तुम्हारे 10वें मूव इन दोनों में बहुत बड़े फ्लॉज हैं। दोनों मूव्स के अंदर फ्लॉज को अगर हमें पहले से पता हो तो हम लोग तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने 7वें मूव को तो देख लिया, इसी वजह से तुम्हें इसके फ्लॉ के बारे में पता है, लेकिन 10वां मूव तो अभी तक मैंने यहाँ पर चला ही नहीं है। फिर तुम्हें 10वें मूव के बारे में कैसे पता है? हमारा लिन जुई वहाँ से एक लकड़ी उठाता है और उसे कहता है जबकि तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। मैं इस लकड़ी के टुकड़े के साथ तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। स्टिक को एक तलवार के तौर पर यूज करूंगा, जबकि तुम अपनी तरफ से अपने 10th मूव को यूज करो। लकड़ी का टुकड़ा काफी रहेगा तुम्हें हराने के लिए, सिर्फ एक मूव में तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद लॉन्गलिन भी बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो बहुत सा गुस्सा भी होता है कि ये सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े के साथ उसको हराना चाहता है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेशन के एपिसोड 09 के साथ हाजिर होकर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिन जुई नीचे से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है। मास्टर लॉन्गलिन से कहता है कि मैं इस लकड़ी के टुकड़े को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें एक ही मूव में हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे 10वें मूव के अंदर कौन सा फ्लॉ है। भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम मुझे हरा सकते हो? चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। अपनी तलवार को उठाता है और कहता है तो मैं अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ ही तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या तुम इस लकड़ी के टुकड़े के साथ अपने आप को डिफेंड कर पाते हो या नहीं। लिन जुई से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। ये मत सोचना कि कहीं तलवार के साथ हिट होकर मैं मर न जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि इस लकड़ी के टुकड़े के साथ ही मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। राइडर लॉन्गलिन बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को ऊपर उठाता है, जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसा देता है। जब वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है तो ग्राउंड के अंदर दंसने के बाद उसकी तलवार की एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है और ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। ये ब्लू कलर का ड्रैगन एल्डर लॉन्गलिन की एनर्जी होती है, जो कि ग्राउंड के अंदर से निकलने के बाद हमारे लिन जुई के ऊपर अटैक करने वाला है। लिन उसे कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ काफी नहीं है। बड़ा सा ड्रैगन हमारे लिन जुई के करीब पहुंच जाता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, हमारे लिन जुई को निकलने लगता है। जबकि हमारा लिन उसे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे 10वें मूव के अंदर कौन से फ्लॉज हैं, और मैं तुम्हें यहाँ पर 10वां मूव भी दिखाने वाला हूँ। असल में 10वां मूव कितना ज्यादा पावरफुल है, जो तुम यूज कर रहे हो वो भी 10वां मूव है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। जो सेम टेक्निक को यूज करते हुए 10वें मूव को वहाँ पर एक स्टिक के साथ अप्लाई करता है और स्टिक के साथ उसका जो येलो कलर का ड्रैगन होता है वो निकलता है, और उसका जो गोल्डन कलर का ड्रैगन साइज में उस ब्लू कलर के ड्रैगन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो बड़ी आसानी के साथ उस ब्लू कलर के ड्रैगन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद राइडर लॉन्गलिन की तरफ आगे बढ़ता है। वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में 10th फॉर्म है, ये तो ड्रैगन स्केल टेक्निक की 10th फॉर्म है, लेकिन इस लड़के ने इसको कैसे मास्टर कर लिया। और ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक को यूज करते हुए 10th फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है। उस ड्रैगन के उसके करीब पहुंचने के बाद इसका मतलब यह है कि मास्टर लॉन्गलिन हार चुके हैं। वो वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और हमारा लिन जुई उसके कंधे के ऊपर आकर अपना लकड़ी का टुकड़ा रखता है और कहता है तुम हार गए हो। तो लॉन्गलिन भी कहते हैं हाँ तुम जीत गए हो। साथ ही वो से कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसकी 10th फॉर्म के बारे में कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सही तरह से मास्टर नहीं कर पाया। लिन जुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो 10th फॉर्म है वो पहले की 7 फॉर्म से ही बनी है। पहले की 7 फॉर्म अगर तुम्हें अच्छे से आती है तुम उसमें से 10th फॉर्म को अपग्रेड करके उसको बना सकते हो। लिन जुई से कहता है क्या तुम्हें परफाउंड नॉलेज के बारे में कुछ भी पता है? अगर तुम्हें परफाउंड नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा हाई लेवल का हूँ। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहता है ठीक है फिर मैं अपनी हार को मानता हूँ और मैं तुमसे ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया है। लिन जुई से कहता है मेरा नाम लिन जुई है। इस वक्त जियान जी आगे बढ़ती है और उसे कह दिया एल्डर लॉन्गलिन ये हमारे नए सेंट किंग है। कुछ दिन पहले हमारी सेक्टर चीफ सुजन ने इन्हें हमारा नया सेंट किंग बनाया है। ये बात सुनने के बाद एल्डर लॉन्गलिन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुजन ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अगर इसको सेंट किंग बनाया है ये तो वाकई में एक यंग हीरो है, क्योंकि इसने यहाँ पर जो भी टेक्निक्स को यूज किया है वो टेक्निक्स को आम इंसान तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता। सेंट किंग से कहता है सेंट किंग लिन जुई क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सब कुछ सिखाना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर भी मान सकता हूँ, तुम मुझे ये वाली टेक्निक सिखा सकते हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका अपनी ब्रिलियंट की और साथ में अपनी टेक्निक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अगर ये मुझे सिखाएगा तो मैं बहुत ही जल्दी 10th फॉर्म को अच्छे से सीख सकता हूँ। जो इसे कहता हाँ ये तो बहुत ही आम सी बात है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही जल्दी हॉन्गमैंग टूर्नामेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट में तुम भी हमारे साथ हो। अगर तुम वहाँ पर हमारी मदद करोगे तो हम लोग आसानी से टूर्नामेंट को जीत पाएंगे। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहते हैं मुझे पता है कि तीनों बड़े सेक्टर्स में से मेरी पावर उन सभी में से ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास जितनी पावर और स्ट्रेंथ है वो सभी से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तीनों सेक्टर्स में से कोई भी ओपोनेंट ऐसा होगा जो कि मुझसे मुकाबला कर सके। और ये हॉन्गमैन टूर्नामेंट ये कोई सिंगल फाइट तो है नहीं, मैं अपनी फाइट को जीत भी जाता हूँ तभी वहाँ पर हम लोग इस फाइट को हारने वाले हैं। हॉन्गमैन टूर्नामेंट हमें कभी भी जीत नहीं पाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा वीक है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। लिन जुई से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम लोग वहाँ पर हार जाएं, क्योंकि इस बार तुम लोगों को मेरी मदद हासिल है। टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले मैं जितने भी लोगों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के
के लिए तैयार करने वाला हूँ वो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दूंगा। तुम्हारे लिए भी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट ढूंढूंगा जिससे तुम्हें फाइट करना होगी। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहते हैं अब जबकि सेंट किंग इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूंगा। तब कि आपने मुझे कहा है कि आप वहाँ पर मुझे एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट ढूंढ कर देंगे तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ वहाँ पर जाऊंगा, टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। तो हमारा लिनजुई ने यहाँ पर इस बंदे को भी मना लिया है। इसके बाद हमारा लिनजुई जब वहाँ से वापस आता है तो एल्डर जैंग उसे कहती है जिस बंदे को बचाने के लिए तुमने मुझे कहा था मैं उस बंदे को बचाकर ले आई हूँ। लिनजुई से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने जिस बंदे को बचाया वो थर्ड पैलेस का एल्डर होता है जिसका नाम लियू वू हैन होता है। एल्डर लियू वू एल्डर जैंग से कहते हैं क्या यही वो सेंट किंग है जिसने तुम्हें कहा था कि मुझे बचाने के लिए जाना है, वो भी आधी रात से पहले, लेकिन इसे कैसे पता चला कि वहाँ पर मैं खतरे में हूँ। आगे बढ़ता है, लिनजुई के सामने झुकते हुए उसे अपनी रिस्पेक्ट देता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेंट किंग, आपने मेरी जान बचा ली। लिन उससे कहता है एल्डर लियू आपको मेरे सामने ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना पोलाइट होने की भी जरूरत नहीं है। जैंग उसे कहती है मिस्टर लिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें सब के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि हिडन क्लैन के लोग आधी रात के वक्त वहाँ पर अटैक करने वाले हैं। अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुंचती तो वाकई में एल्डर लियू मारे जाते। लिन उनसे कहता है यहाँ पर अगर हम लोग हिडन सेक्टर की बात करें तो हिडन सेक्टर अकेला नहीं है बल्कि वहाँ पर और भी बहुत सारे क्लैंस हैं जो कि आपस में मिलकर रिबेल कर रहे हैं। यहाँ पर सही टाइम आएगा मैं तुम सभी लोगों को इस बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं उन सभी क्लैंस के बारे में बताऊंगा कौन कौन हमारे खिलाफ है। उसी वक्त जियांजी भागती है वहाँ पर आती है और कहती है मैं सेक्टर चीफ की तरफ से मैसेज लेकर आई हूँ। उन्होंने सभी के सभी एल्डर साथ में सेंट किंग उन सभी को मेन हाल में बुलाया, वहाँ पर एक एल्डर्स की मीटिंग होने वाली है। लिन कहता है चलो ठीक है हम लोग जल्दी से मेन हाल में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि मीटिंग में क्या होने वाला है। तब ये लोग मेन हाल की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी वक्त एल्डर जैंग एल्डर लियू से कहती है एल्डर लियू कल यहाँ पर फाइट हुई थी एल्डर जानजू के साथ हमारे सेंट किंग की फाइट हुई थी क्योंकि वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि आज भी हमें मीटिंग हॉल में इसी वजह से बुलाया गया है। मैं यहाँ पर सेंट किंग का साथ देने वाली हूँ। अगर वहाँ पर इसी बारे में बात की जाती है तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर हमारे सेंट किंग का साथ दें और एल्डर जानजू के खिलाफ बात करें। एल्डर लियू से कहते हैं इस बंदे ने मेरी जान बचाई है तो इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो वो हाजिर है। मुझे पता है कि ये एक अच्छा इंसान है तो फिर मैं इसके लिए वहाँ पर बात करूंगा। एल्डर जानजू के खिलाफ जाने को भी तैयार हूँ। हमारा लिनजुई उनसे कहता है बस भी करो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये वाली बात की जाने वाली है। चलो यहाँ पर चलते हैं और जाकर अंदर देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। साथ ही वो सोच रहा था मुझे लगता तो नहीं है कि जानजू यहाँ पर कुछ भी करने वाला है क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने अपने मसले को सेटल कर लिया था। ये सभी लोग मेन हाल में चले जाते हैं तो उनकी सेक्टर चीफ सुजरिन उन लोगों से कहती है मुझे अभी भी एक एल्डर की तरफ से एक नोटिफिकेशन मसूल हुआ है। मुझे पता चला है कि रेड हेवन पवेलियन का एक एल्डर यहाँ पर आने वाला है। रेड हेवन पवेलियन से एक एल्डर जिसका नाम जाओ जाह है वो पर्सनली यहाँ पर आने वाला है अपने कुछ लोगों के साथ। वो हमारे सेक्टर को विजिट करने के लिए आने वाला है। रेड हेवन पवेलियन वाले हमारे दुश्मन है, वो हमेशा से हमारे खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन अब जबकि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है इससे पहले उनके यहाँ पर आने का क्या मकसद हो सकता है, वो यहाँ पर विजिट करने के लिए क्यों आ रहे हैं। ऊपर से सीनियर जाओ शुई खुद से यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही अचानक से यहाँ पर उनके विजिट करने का क्या मकसद हो सकता है। मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग इस विजिट के बारे में क्या सोचते हो कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लिन से कहता है मुझे लगता है कि वो नेचुरली यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए आ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट के लिए हम लोगों ने कितनी ज्यादा तैयारी की है। यहाँ पर एक और एल्डर होता है जिसका नाम मोही होता है। वो उसे कहता है सेंट किंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो लोग हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए यहाँ पर क्यों आएंगे जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग बाकी के सारे क्लैन से बहुत ज्यादा वीक हैं और कभी भी हम लोग टूर्नामेंट को नहीं जीते। इसलिए किसी को भी यहाँ पर आकर हमारी स्ट्रेंथ को जांचने की जरूरत नहीं है, वो किसी और मकसद से आ रहे होंगे। दूसरे एल्डर जिसका नाम जाओ मिंग होता है वो कहते हैं फर्स्ट एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे लगता है कि सेंट किंग अभी छोटे हैं, उन्हें सबके बारे में कुछ भी समझ नहीं है, उन्होंने यहाँ पर ऐसी ये बात कर दी है। एल्डर जानजू यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं तुम सभी लोग हमारे सेंट किंग के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर बात गलत की है। मुझे लगता है कि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर जो भी गैस किया वो बिल्कुल ठीक गैस किया है। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए आने वाले हैं, इसी वजह से तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पर इस बात को मानना चाहिए। तुम एल्डर्स यहाँ पर अपने मुंह से ये बात कह रहे हो कि हम लोग कमजोर हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। हालांकि हम लोग डिक्लाइन में, लेकिन फिर भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी वक्त भी पावर को गेन कर सकते हैं। तो वो दोनों ही एल्डर्स की बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं कल तो ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे, आज देखो यहाँ पर ये इसके हक में बात कर रहा है। पता नहीं अचानक से इस लड़के ने इसके साथ क्या किया है जो ये यहाँ पर इस लड़के के साथ दे रहा है। दूसरी तरफ सुजरिन भी इसी बारे में सोच रही होती है कि एल्डर जानजून को क्या हो गया कि ये यहाँ पर इस लड़के का साथ दे रहे हैं। सुजरिन उनसे कहती है मुझे भी यहाँ पर सेंट किंग की बात में दम लगता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब हमें करना क्या चाहिए। याओ शू एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, वो यहाँ पर अगर हमारी पावर्स को टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो हमें आगे से रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। लिंजुई कहता है ये बात तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जब वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आकर हमारे साथ कुछ मुश्किल क्रिएट करेंगे तो हम उनमें से कुछ लोगों को मार देंगे और उन्हें एक वार्निंग देंगे। वहाँ पर एक और एल्डर होते हैं जो कि फिफ्थ पैलेस के एल्डर है जिसका नाम डी जैंग होता है। डी जैंग कहते हैं हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग उनसे काफी ज्यादा कमजोर है। अगर हम उन आए हुए मेंबर्स में से किसी को मार देते हैं से तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और रेड
हीवन पवेलियन के लोग हमारे पूरे के पूरे सेक्टर के सभी मेंबर्स को मार डालेंगे। और एल्डर जिसका नाम जिन कोई होता है वो कहते हैं मैं भी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि हमें उन मेंबर्स को मारना नहीं चाहिए। जबकि एल्डर जानजू फिर से बीच में बोलते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि सेंट किंग का प्रपोजल बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे वो लोग यहाँ पर आएंगे एल्डर जाओजू के कुछ साथियों को हम लोग मार डालेंगे। इससे उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें एक वार्निंग मिलेगी। उन लोगों को पता चल जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर हमें प्रवोक करेगा, कोई भी हमें गुस्सा दिलाएगा तो हम उसे मार डालेंगे, फिर चाहे वो रेड हीवन पवेलियन के लोग ही क्यों ना हो। फर्स्ट और सेकंड एल्डर दोनों वहाँ पर खामोश बैठे होते हैं। जबकि एल्डर लॉन्गलिन उन लोगों से कहते हैं हमारे सेंट किंग यंगर जनरेशन के एक हीरो है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने जो आइडिया दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इनके अंदर बहुत ज्यादा करेज है, इसी वजह से हमें इनका साथ देना चाहिए। वो कहते हैं मैं भी इनके साथ हूँ। बाकी के तीनों एल्डर जिन लोगों ने डिसएग्री किया था वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लॉन्गलिन तो कभी भी यहाँ पर हमारी मीटिंग में आता भी नहीं है और आज हमारी मीटिंग में आने के बाद इस लड़के का साथ दे रहा है। इस लड़के छोटे सेंट किंग ने इन सभी के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है कि ये सभी लोग यहाँ पर इसी का साथ दिए जा रहे हैं। एल्डर लियो और इसके साथ एल्डर जैंग वो भी कहती है कि हम लोग भी यहाँ पर सेंट किंग का साथ देंगे, हम लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। चीफ उनसे कहती है जबकि ज्यादातर एल्डर ने यहाँ पर इस बात की हिमायत की है, लोग उन लोगों में से कुछ लोगों को मार देंगे। फिर मुझे ये बताओ कि कल अगर एल्डर जाओ जैंग यहाँ पर आने के बाद हमें चैलेंज करते हैं तो एल्डर जाओ जाओ के साथ उनके लोगों के साथ कौन यहाँ पर फाइट करेगा। हमारे वाकई में रेड पवेलियन से आए हुए एल्डर के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उनके लोगों को यहाँ पर मार डालेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिनोर्स के साथ सेक्टर चीफ दोनों ही छुप कर देख रहे होते हैं। मास्टर जानजू अपनी फाइट को खत्म करने के बाद वहां से चले जाते हैं। जबकि सेक्टर चीफ आगे बढ़ने लगती है तो लिन उसे रोक देता है और कहता है वहां पर जाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ। तो जिनकोई अभी तक जिंदा है। तो जिनकोई का सीन दिखाते हैं वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। चीफ भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में वो अभी तक जिंदा है, वो मरा क्यों नहीं। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहां से भागना स्टार्ट करता है। लिन कोई कहता है मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, मुझे डीमन सी लॉर्ड के पास जाकर सारी बात बतानी होगी, जाकर डीमन लॉर्ड को सारी बात बताना होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अंजू हमें धोखा दे रहा है और ऊपर से यहाँ पर पहले से कोई एनिमी बनकर आ चुका है। भागता हुआ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी वक्त हमारा लिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है एल्डर जिनकोई तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये तो बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है कि हम लोग भी यहीं पर हैं। उन दोनों को देखकर वहीं पर ब्रेक लगाता और कहता है सेक्टर चीफ सेंट किंग तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। लिन उसे कहता है ये वाला सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। साथ ही वो सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ मैं इसको तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, मुझे अभी मास्टर जानजू से जाकर बात करनी है, तुम इसको संभाल सकती हो। वो कहती है हाँ मैं इसको संभाल लूंगी। सेक्टर चीफ जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है लगता है कि मुझे तुमसे और कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे सामने सारे के सारे सवालों के जवाब हैं। हम लोग जल्दी से यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। तो जिन कोई जल्दी से वहाँ से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता और कहता है सेंट किंग और सेक्टर चीफ दोनों को इस बारे में पता चल चुका है, उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी का पता चल गया है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं इस वक्त इतना कमजोर हूँ कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। तो उसी वक्त मास्टर किंजी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने अटैक के साथ उसको वहां पर मार देती है। उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो सेक्टर चीफ ने अपनी तलवार के साथ उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। उसे लगता है कि उसने अपनी तलवार के साथ उसको मार दिया है। वो वापस से अपनी तलवार को म्यान में रख लेती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा आसान था, लगता है कि इसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। उसे लगा था कि यहाँ पर मेरे नाक के नीचे से भाग कर जा सकता है, मैं सेक्टर चीफ हूँ, मैं ऐसे सेक्टर चीफ नहीं बन गई। तो सेक्टर चीफ अभी यहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उस कटी हुई बॉडी के अंदर से जिनकोई की आत्मा बाहर निकलती है। तो ये उसकी डेविल सोल बाहर निकलती है और उसे कहती है किंजी क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग सकती हो। वो साथ ही उसे कहता है तुम्हें पता है कि हमेशा से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही रहती थी और आज तो मुझे तुम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही हो। किंजी जैसी वहाँ पर पीछे की तरफ घूमती है उसी वक्त वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो उसकी डेविल सोल जो होती है वो उसकी सोल सी के अंदर चली जाती है, उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। उसी तरफ हमारे मास्टर जानजू का सीन दिखाते हैं। मास्टर जानजू जो कि बड़ी तेजी से भागते हुए वापस जा रहे होते हैं। उसी वक्त हमारा लिन उसके पास पहुंच जाता है। लिन उसे कहता है मास्टर जानजू तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ पर भाग कर जा रहे हो, बहुत सारे काम है जो मुझे तुमसे करवाने हैं। तो मास्टर जानजू वहीं पर ब्रेक लगाते हैं और कहते हैं सेंट किंग मुझे बताएं क्या मुझे और क्या काम करना है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हुआ, बस मुझे बता दें कि मुझे क्या करना है। तो हमारा लिन उसे कहता है चाहता हूँ कि तो अभी यहाँ से रिफाइनिंग क्लैन की तरफ निकलो, तुम्हें रिफाइनिंग क्लैन में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद फीनिक्स स्पीयर को उठाकर लाना है क्योंकि तुम अभी अभी वहाँ पर जिनकोई को मार कर आ रहे हो। लेकिन असल बात तो यह है कि जिनकोई मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और मैं अभी जाकर उसको वहाँ पर मारने वाला हूँ। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो वहाँ जिंदा रहता और तुम वापस डीमन सी लैंड में चला जाता है जहाँ से भी वो आया है, सुबह के वक्त ही तुम्हारा सर कट जाता, तुम यहाँ पर नहीं बच पाते। इसलिए जाओ जाकर मेरा ये वाला काम करके आओ। अंजू ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन मैंने तो उसे मार दिया था। साथ ही वो से कहता है ठीक है सेंट किंग प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा ठीक है आपने मुझे जो भी कहा है वो मैं करके आऊंगा, इस बार मैं आपके लिए वो फीनिक्स स्पीयर लेकर आता हूँ। उसे कहते हैं तो फिर जाओ। तो हमारा लिन वहाँ से गायब हो जाता है। तो मास्टर जानजू भी वहाँ से निकल जाते हैं, रिफाइनिंग क्लैन की तरफ चले गए वहाँ से उस डीमन फीनिक्स स्पीयर को लेने के लिए। लिन वहाँ से वापस सेक्टर चीफ के पास पहुंचता है। तो वहाँ पर
पर मास्टर लिन कुई की बॉडी कटी पड़ी होती है, जबकि मास्टर सेक्टर चीफ भी वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। तो सेक्टर चीफ के बेहोश होने के बाद लिन कहता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ट्रबलसम हुआ है। तो वो सेक्टर चीफ की तरफ देख के पहचान जाता है और कहता है इसकी डिवाइन सेंस को जिन कोई ने अपनी स्पेस के अंदर सक कर लिया है। इसका मतलब यह है कि उसे अपनी स्पेस के अंदर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होगा। सीन में जिन कोई की स्पेस के अंदर का दिखाया जाता है, ये उसके माइंड के अंदर का सीन होता है। तो जहाँ पर सेक्टर चीफ को एक रस्सी के साथ बांधकर उल्टा लटका रखा होता है। तो सेक्टर चीफ वहाँ पर उल्टी लटकी होती है। उसी वक्त पानी के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। तो ये डीमन जिन कोई होता है, वो उसे कहता है केंजी तो मैं तुम्हारा कब से दीवाना हूँ। केंजी यानी कि सुजरेन से देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ, तुम तो डीमन सी लैंड के 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक हो कि डायरेक्टली डीमन किंग के अंडर काम करते हैं। ये बात सुनने के बाद जिन कोई उसे कहता है तुम यहाँ पर कह रही हो कि मैं 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक हूँ, लेकिन असल बात तो यह है कि चारों डीमन लॉर्ड्स तो एक लंबे अरसे से खत्म हो चुके हैं। हम सभी लोग तो अब अपने मास्टर को सर्व करते हैं। हमारे मास्टर ने हम सभी लोगों की एनर्जी को डिवावर कर लिया था। कोई उसे कहता है केंजी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर में कर रह रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। हर बार तुम्हें देखकर मेरी एक्साइटमेंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो, यहाँ पर हम दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दूंगा। वो उसकी चेस्ट के करीब अपने हाथ को करता है। फकत वहाँ पर उसके हाथ के ऊपर अटैक होता है, उस बेचारे का बाजू पूरे का पूरा कट जाता है। ये देखकर तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कौन है यहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई मेरा बाजू काटने की। बाजू कटने के बाद उसके ऊपर अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो तुम्हारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है, ये तो ग्रेट रूइन ड्रीम टेक्निक है, ये वाली टेक्निक तुम्हारे अलावा कौन परफॉर्म कर सकता है। तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर लिन खड़ा होता है। लिन उसे कहता है ना तो एक इंसान हो ना तुम एक घोस्ट हो, तुम एक डिमोनाइज्ड मॉन्स्टर हो। डीमन सी के तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये देखने के बाद तो जिन कोई भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, होंगमेंग कॉन्टिनेंट के ऊपर तुम्हारे जैसा एक इंसान कैसे हो सकता है जो कि डिवाइन माइंड या फिर डिवाइन सेंस का एक्सपर्ट हो, इस तरह नहीं हो सकता। लिन उसे कहता है हेल में जाकर हेल के किंग से पूछना कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, और साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है। तो लिन जब अपने डिवाइन माइंड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो सिर्फ एक ही झटके में उसको मार देता है। उसको मारने के बाद मिस सेक्टर चीफ जो होती है वो उसके माइंड के अंदर से बाहर निकल आती है, उसको होश आती है, वो सामने उठकर बैठती है और लिन से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिन उसे कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा फेवर था। सेक्टर चीफ उसे कहती है अब ये भी जिस चीज को मैंने देखा क्या वो वाकई में हमारा जिन कोई था, वो हमारे सेक्टर का एक एल्डर था। लिन उसे कहता हाँ तुमने अपने डिवाइन सी के अंदर जिस चीज को देखा था वो उसकी फाइनल फॉर्म थी, वो एक डिमोनाइज्ड जिन कोई था। सेक्टर चीफ कहती है इनकी ये वाली ट्रिक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। डीमन सेक्टर के लोगों के पास और कितनी इस तरह की ट्रिक्स हैं, अगर हम लोग आपस में जंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। ऊपर से इन लोगों ने अपने कुछ लोगों को पहले से हमारे सेक्टर में स्पाई बनाकर भेज दिया हुआ है, अब हम इन सभी लोगों को कैसे रोकने वाले हैं। लिन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम इनको सोच कर परेशान हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें इन सब सिचुएशन से निकलने में काफी ज्यादा मदद करूंगा। सबसे पहले तो हमारा मिशन ये है कि हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव करेंगे, इसको पावरफुल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रेड हीमन पवेलियन को तोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग डीमन सी के ऊपर अटैक करेंगे। पर हम लोग हांगमैन टूर्नामेंट को जीत जाए उसके बाद हम लोग डाउ रिवर के अंदर जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सभी के सभी ट्रेजर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे हमारा सेक्टर रिवाइव कर सकता है। लिन जो सेक्टर चीफ को छोड़ने के बाद अपने रूम में जब वापस आता है तो एल्डर जैंग किंग पहले से उस रूम में होती है, वो बिस्तर के ऊपर पहले से सो चुकी होती है। कहता है ये तो पहले से सो चुकी है, चलो ठीक है फिर मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ। वो भी बिस्तर पर उसके साथ ही सो जाता है। सुबह के वक्त लिन से कहता है एल्डर जैंग सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो क्यों रही हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। वो उसके साथ ही लिपट कर सो रही होती है। जैसे ही वो उसे देखती है कि वो उसके साथ लिपटी है वो शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम वापस कब आए और तुम बिस्तर के ऊपर क्यों आ गए। लिन से कहता है क्योंकि जब बिस्तर मेरा था तो मैं यहाँ पर सोऊंगा, तुम यहाँ पर पहले से थी। एल्डर जैंग उसे कहती है अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि एल्डर जाओ जाओ आज यहाँ पर आने वाले हैं और उनको वेलकम करने के लिए किसी को जाना पड़ेगा। साथ ही वो सोच रही होती है तो बहुत ही शर्म की बात है कि मैं इसके साथ इसी के बिस्तर पर सो गई। जब उठकर बाहर निकलती है तो बाहर जियांची पहले खड़ी होती है। जियांची उसे कहती है मास्टर आप यहाँ पर इस रूम में क्या कर रही है, मैं तो यहाँ पर सेंट किंग को मैसेज देने के लिए आई थी कि चीफ ने उन्हें बुलाया है। मास्टर जैंग उसे कहती है लड़की तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही, मैं तो अभी भी तुमसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी, मैं भी यहाँ पर सेंट किंग से ही बात करने के लिए आई थी। हमारा लिन भी उठकर बाहर आ जाता है और कहता है तुम दोनों लड़कियां यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रही हो, दोनों यहाँ पर आपस में बहस कर रही और मैं यहाँ पर आराम से सो भी नहीं पा रहा। फिर साथ ही वो उनसे कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर जाओ, क्योंकि गेट के पास आसमान का कलर चेंज हो रहा है, लगता है कि जाओ जाओ यहाँ पर आ चुका है, हिमनली रेड पवेलियन का मास्टर यहाँ पर आ चुका है। सेक्टर चीफ और उसके साथ कुछ और एल्डर्स वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं उन लोगों को वेलकम करने के लिए। तो आसमान का कलर वहाँ पर चेंज होता है, वो लोग काले बादलों के ऊपर बैठ कर आते हैं। एल्डर्स जाओ जाओ और अपने साथ 4 डिसाइपल्स को लेकर आया था, वो वहाँ पर आता है और कहता है तो मैं यहाँ पर काफी अरसे के बाद आ रहा हूँ, सीनियर जाओ जाओ यहाँ पर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आया है। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सेक्टर चीफ खुद यहाँ पर मुझे वेलकम करने के लिए आएगी। ऐसे वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो, हमारे सेक्टर में तुम्हारा क्या काम है, अचानक यहाँ पर विजिट करने का क्या मकसद
मकसद है। जाओ जाओ उन लोगों से कहता है काफी अर्सा गुजर चुका है, मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मत कहना कि तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और वो साथ ही वहाँ पर नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले वो सेकंड पैलेस मास्टर के पास जाता है और उसे कहता है एल्डर जाओ मिंग, लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर थे मैंने तुम्हारे साथ स्पार मैच किया था, मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस वक्त चोट लगी थी, क्या तुम्हारी वो चोटें ठीक हो गई हैं? मैंने पिछली बार तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया था। एल्डर जाओ मिंग उसे कहते हैं हाँ वो बस छोटी सी चोट थी, वो तो बिल्कुल जल्दी से ठीक हो गई थी, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो फिर से तुमसे फाइट कर सकता हूँ। जाओ जाओ उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर एक बार हमारे बच्चों का यहाँ पर मैच हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा। बस सुनते ही सेक्टर चीफ चिल्लाकर उसे कहती है सेक्टर मास्टर जाओ जाओ अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ कि तुम पर्सनली यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम यहाँ पर हमारे एल्डर को उनको शर्मिंदा करने के लिए आए हो? एल्डर जाओ जाओ उनसे कहता है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं अपने साथ अपने रेड हेवन पवेलियन के 4 सबसे बेकार स्टूडेंट्स को लेकर आया हूँ। ये अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते और ये बाकी के सभी से बहुत ज्यादा कमजोर है। इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि ये तुम्हारे बच्चों के साथ स्पार करके ये देख सकेंगे तुम्हारे जो सेक्टर के लोग हैं, तुम्हारे सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ताकि इनकी मोटिवेशन बढ़ सके। हमारे बच्चों के साथ फाइट करने के बाद इन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद इनकी मोटिवेशन बढ़ेगी और ये भी अच्छे से कल्टीवेट करेंगे। उन चारों बच्चों की तरफ भी दिखाते हैं। चारों बच्चों तो किसी भी एंगल से बिल्कुल बेकार तो बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि इन चारों को देखकर लगता है कि ये चारों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली ये लड़की जिसके मसल वसल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन से 4 यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रेड हेवन पवेलियन के एक मास्टर जिसका नाम जाओ जाओ होता है अपने 4 बेकार डिसाइपल्स को लेकर वहां पर पहुंचता है इन लोगों के यहाँ। तो सेक्टर चीफ से कहता है मैं अपने सेक्टर के सबसे बेकार स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ वो स्पार करके उनको मोटिवेशन मिल सके, और अगर उनकी मोटिवेशन बढ़ गई तो वो भी अच्छे से कल्टिवेट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। हालांकि उन चारों डिसाइपल्स को देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा होता कि ये इनकी पवेलियन के बेकार डिसाइपल्स हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि हमारी पवेलियन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दरवाजे के पीछे छुप कर देख रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स रीइंकार्नेशन राम के एक्सपर्ट्स हैं। ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स बेकार स्टूडेंट्स हैं, हम इससे तो कोई भी इनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा, सारे के सारे तो मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम अपने साथ जिन डिसाइपल्स को लेकर आए हो इनमें से कोई भी 20 साल की उम्र से ज्यादा का नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे रीइंकार्नेशन राम में है। तो तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर और बेकार है। इन लोगों की कल्टीवेशन स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि 20 साल से कम उम्र में ये रीइंकार्नेशन स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो एल्डर डी ज़ैंग अपनी सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ आपको क्या लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे सेक्टर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन सभी को हरा सकता है, आप बस यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दे, मैं अभी जाकर इन सभी के सभी को अकेले ही हरा सकता हूँ, यहाँ पर किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एल्डर जाओ जाओ से कहता है एल्डर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर फाइट करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो हम लोग यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की फाइट करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और देखते हैं कि कौन यहाँ पर किसको अकेला हराता है। सुनते ही डी ज़ैंग भी काफी गुस्सा होते हैं, चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ज़ैंग भी आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिल्लाकर ही अपनी मार्शल आर्ट्स को हमारे साथ कम्पीट करवाने वाले हो, या फिर तुम लोग यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ कोई स्पार मैच करोगे भी या नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। हमारा लिंजुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है। लिंजुई कहता है सेक्टर चीफ प्लीज मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। सेक्टर चीफ हमारे लिंजुई की तरफ देखती है तो लिंजुई वहाँ पर पहुंच चुका है और लिंजुई वहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। सेक्टर चीफ जब लिंजुई को इतना कॉन्फिडेंस में देखती है तो वो जाओ जाओ से कहती है अच्छा ठीक है, जबकि तुम यहाँ पर स्पार मैच के लिए आए हो तो फिर ठीक है, लोग भी यहाँ पर स्पार करेंगे। वो उन सभी लोगों से कहती है जल्दी से हम सभी लोग स्पारिंग स्टेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कौन किसको हराने वाला है। इसमें स्पारिंग स्टेज का दिखाया जाता है, ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं स्पारिंग अरीना के बाहर। जाओ जाओ कहता है सेक्टर चीफ मैंने आपके सुप्रीम एल्डर के बारे में एक बात सुनी है, क्या आपके सुप्रीम एल्डर ज़ांग वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि उनका पावर लेवल भी आपके लेवल के बराबर आ चुका है, यानी कि आप दोनों पावर में एक दूसरे के बराबर ही हैं। मुझे वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही, अगर वो भी यहाँ पर होते तो शायद मैं उनके साथ भी दो हाथ कर पाता। वो सोच रहे थे मुझे इतना पता है कि यांजू किंजी को पसंद नहीं करते और इन दोनों में हमेशा झगड़ा चला रखता है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस बात को करके इस बात को यूज कर सकूं। सेक्टर चीफ उसे कहती है हमारे मास्टर यांजू को इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर भेजा गया है, वो एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए गए हैं, जल्दी वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हें उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो कहते हैं जब कि एल्डर यांजू वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्पार मैच को स्टार्ट करना चाहिए।
चाहिए। तो यहाँ पर कौन पहले मैच करेगा? अपनी तरफ से एक लड़की जिसका नाम ज्यूक्यू होता है उसे कहता है ज्यूक्यू तुम जाओ जाकर पहले फाइट करो। कभी मोटर फॉरगेटन सेक्टर वालों को इस बारे में बता दो उन लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन लोगों से अच्छे से गाइड होकर आना, यानी कि वो तुम्हें कुछ सिखाएं। तो ज्यूक्यू अपने मास्टर से कहती है ठीक है मास्टर, मैं वहाँ पर जाकर फाइट करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डिसऑनर होने नहीं दूंगी, चाहे वहाँ पर मेरी जान क्यों ना चली जाए। ज्यूक्यू और रीना के सेंटर में चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद अपना नाम बताती है और अपने बारे में बताती है। वो उनसे कहती है मैं रेड हीवन पवेलियन की एक जूनियर डिसाइपल हूँ और मेरा कल्टीवेशन लेवल इस वक्त रीइंकार्नेशन राम के फर्स्ट राम लेवल पर है। यहाँ पर तुम्हारे लड़कों को चैलेंज करती हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ पर आकर मेरे साथ स्पार्क कर सकता है। तो सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हम में से तो कोई भी वहाँ पर नहीं जाने वाला। ये लड़की तो देखने में एक मॉन्स्टर लगती है, जरा देखो तो सही उसके मसल्स कितने ज्यादा है, वो तो काफी ज्यादा हट्टी कट्टी है। एल्डर ज़ाओमिंग कहते हैं अब क्या, अब यहाँ पर हमारे पैलेस से कौन वहाँ पर जाने वाला है? एल्डर ल्यू से कहते हैं एल्डर ल्यू तुम्हारे पैलेस से कौन वहाँ पर जाएगा, तुम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजो। एल्डर ल्यू से कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स में से ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ पर जाकर फाइट कर सके, मुझे लगता है कि आपको अपने पैलेस के स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेजना चाहिए क्योंकि हम सभी में आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके स्टूडेंट्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एल्डर ज़ाओमिंग कहते हैं मेरे पैलेस में तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो कि इसका मुकाबला कर सके, है कि हमें जाकर सेंट किंग से ही बात करनी होगी। तो वो भागते हुए जल्दी सेंट किंग पास जाते हैं और उसे कहते हैं सेंट किंग आप बताएं कि अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर से किसको फाइट करने के लिए वहाँ पर भेजने वाले हैं? तो हमारे सेक्टर के सेंट किंग है, क्या आप हमारे सेक्टर को राइज करवाने में हमारी मदद नहीं करेंगे? जाओ उसे कहता है लास्ट टाइम तुमने मेरे डिसीजन को अपोज किया था लेकिन आज देखो तुम यहाँ पर मेरे पास आ गए हो, अब मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? एल्डर मोही और उसके साथ ज़ाओमिंग दोनों उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं इस बात के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग गलत थे, हमें आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए था, हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। जिन कुई ने हमें वहाँ पर कंफ्यूज किया था, सब कुछ उसी की वजह से हुआ था क्योंकि उसी ने हमें कहा था कि हमें आपकी बात को मना करना है। जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिन कुई के प्लान्स को पहले से ही देख लिया और आपको पता चल गया कि जिन कुई हमारा एक मेंबर नहीं है बल्कि वो डीमन सी लैंड से बेचा हुआ एक स्पाई था। अब हम लोग हमेशा आपकी बात को फॉलो करेंगे, भी आप कहेंगे हम लोग उस बात को जरूर माना करेंगे। जबकि एल्डर डी ज़ैंग दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एल्डर डी ज़ैंग कहते हैं सर इन दोनों बेवकूफ को देखो तो सही, तो यहाँ पर मुझे छोड़कर अकेली वहाँ पर उस सेंट किंग के पास चले गए हैं, मैंने भी उस दिन उसको ऑफेंड किया था। ये दोनों यहाँ पर पहल कर रहे हैं और जाकर उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। हमारा लिन जुयन दोनों एल्डर से कहता है तुम लोगों को यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बातों को दिल पर नहीं लिया था, बस मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि गलत इंसान को दोबारा फॉलो मत करना। तुम्हारा लिन जुई यहाँ पर जियांची से कहता है जियांची तुम जाओ जाकर वहाँ पर अरीना में इस लड़की से फाइट करो, ज्यूक्यू के साथ तुम फाइट करोगी और याद रखना मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया था। वो कहती है जी मास्टर जो आपने बताया तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एम्बैरस नहीं करने वाली। वो जल्दी से अरीना में चली जाती है। तो अरीना में जाने के बाद अपनी तलवार उठाती है और कहती है मेरा नाम जियांची है और मैं एल्डर यांग किंग की एक स्टूडेंट हूँ, इस वक्त मेरी कल्टीवेशन लेवल यूनिवर्सल डिग्री नाम में है, प्लीज मुझे एनलाइटन करें। ज्यूक्यू उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम तो यूनिवर्सल डिग्री नाम की एक एक्सपर्ट हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे एक फुल ब्लॉक को भी बर्दाश्त कर पाओगी, तुम एक पंच में ढेर होने वाली हो। बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं जूनियर सिस्टर प्लीज वहाँ से नीचे उतर आओ, तुम वहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाओगी, जल्दी से जल्दी ऊपर से नीचे उतरना होगा, हम लोग पहले से अपनी हार मान लेते हैं। सभी लोग यहाँ पर सेंट किंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं सेंट किंग इतना ज्यादा सालिम कैसे हो सकता है, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की जियांची को भेज दिया इस मैच को जीतने के लिए, उसे क्या लगता है कि ये लड़की बेचारी इस मैच को जीत पाएगी। सेंट किंग तो कुछ ज्यादा ही मतलबी इंसान है। मास्टर यांग किंग भी आगे बढ़ती है और हमारे लिनजू से कहती है लिनजुई मुझे ये बताओ तुमने जियांची को वहाँ पर फाइट करने के लिए भेज दिया, क्या वो इस फाइट को जीत पाएगी? कहता हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो इस मैच को जीत सकती है। क्यों भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और जियांची से कहती है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, तुम हार मान सकती हो। जियांची उसे कहती है नहीं मुझे हार नहीं माननी है, मुझे यहाँ पर फाइट करनी है। तो वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। क्योंकि उसे कहती है जबकि तुम फाइट करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे पर अटैक करूंगी। और वो वहीं पर खड़ी खड़ी अपनी पावर्स को रिलीज करती है क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ टाइप की फाइटर है, इसी वजह उसकी फिस्ट की पावर बहुत ज्यादा होने वाली है। वो अपनी फिस्ट में अपनी पावर को रिलीज करती है और सामने की तरफ एक पंच मारती है। पंच के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पंच आगे की तरफ बढ़ता है। जियांची उसके पंच के सामने होती है, वहीं से वो जंप करते हुए उसके पंच को अवॉइड कर लेती है। वो उसके पंच के ऊपर वाली साइड से जंप करते हुए उसके पीछे चली जाती है और पीछे जाने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगी है। जबकि ज्यूक्यू कहती है ये तो इतना बुरा नहीं था, तुमने बड़ी आसानी से मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया। तो जियांची पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को यूज करते हुए डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 9 मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। ज्यूक्यू से कहती है तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी तलवार की पावर काफी ज्यादा होने वाली है और तुम आसानी से मेरे पर अटैक कर पाओगी, लेकिन शायद तुमने ये नहीं सोचा था कि मेरे पास अपने डिफेंस टाइप के अटैक्स हैं। ऐसी हमारी जियांची अपनी तलवार के 9 मूव के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो ज्यूक्यू की बॉडी के इर्द-गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बन जाती है और उसके सारे अटैक उसकी शील्ड के साथ टकराते हैं। जियांची वहाँ पर जल्दी से पीछे की तरफ जंप करती है और पीछे की तरफ हटने के बाद वो फिर से हीवनली डेरिवेटिव स्वर्ड टेक्निक के 10th लेवल 12th फॉर्म को यूज करने वाली है। तो अब वो यहाँ पर 10th फॉर्म को यूज करने वाली है। वो ज्यूक्यू के इर्द-गिर्द एक सर्कल में घूमना स्टार्ट करती है। वो बड़ी स्पीड से उसके इर्द-गिर्द भाग रही होती है। सोच रही होती है अब अगर मैं यहाँ पर इस मैच को जीतने वाली तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मूव के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैंने
मैंने इस मूव को अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो मैं इस मैच को जीत जाऊंगी। तब क्या एल्डर जाओ जाओ बाहर खड़े हंस रहे होते हैं और कहते हैं तो बिल्कुल बेकार है, तुम चाहे जहाँ पर कितनी बार उसके ऊपर अटैक क्यों ना कर लो, ये हमारी फैमिली की एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, इसको कॉन्ग डिफेंस टेक्निक कहा जाता है। तुम्हारी तलवार की यहाँ पर इस कॉन्ग डिफेंस टेक्निक को नहीं तोड़ पाएगी। लिंजी भी यहाँ पर मैच को ही देख रहा होता है। वो एल्डर जैंग से कहता है एल्डर जैंग तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो एल्डर जैंग कहती है मुझे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रही, जानची वहाँ पर कर क्या रही है, वो इसके इर्द गिर्द एक सर्कल में क्यों घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर उसके फ्लॉस को देखने की कोशिश कर रही है। लिंजी से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो जानची वहाँ पर उसकी शील्ड के इर्द गिर्द घूम रही होती है और वहीं पर घूमते घूमते वो उसके अंदर किसी वीक पॉइंट को देख रही होती है और उसे जब वीक पॉइंट मिल जाता है वो अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ अटैक करती है, अपनी तलवार को उसकी शील्ड के अंदर दंसा देती है। इस बात से जियो की भी काफी हैरान होती है क्योंकि उसकी तलवार शील्ड के अंदर घुस चुकी होती है। उसने उसके फ्लॉ को देख लिया और फ्लॉ को देखने के बाद उस वीक पॉइंट के अंदर अपनी तलवार को घुसा दिया है। जियो के पास अब यहाँ पर अपनी शील्ड के अंदर से भागने का टाइम नहीं होता। जब वो तलवार उसके साथ टकराती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। देखकर एल्डर जाओ जाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियो की अब उस धुएं के अंदर से, उस धमाके के धुएं के अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। उसके कंधे के ऊपर कट लगा होता है और वो काफी जख्मी होती है। निकलने के बाद वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे जो लड़के होते हैं हमारे सेक्टर के, वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारी जूनियर सिस्टर तो यहाँ पर इस फाइट को जीत गई है, हमारी जूनियर सिस्टर वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर चीफ कहती है तो यहाँ पर विनर डिसाइड हो चुका है, जियांची चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें और ज्यादा बैटल करने की जरूरत नहीं है। वो सोच रही होती है जियांची की हकीकी पावर इस वक्त एग्जस्ट हो चुकी है, अगर जो यहाँ पर सेकंड फाइट करेगी तो ये बच नहीं पाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे नीचे उतारना होगा। जियांची भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आती है और नीचे उतरने के बाद कहती है सेंट किंग मैं इस मैच को जीत गई हूँ। सेंट किंग और सेक्टर चीफ दोनों से कहते हैं तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। उसके बाद हमारा लिंजी एल्डर जैंग से कहता है एल्डर जैंग मुझे प्यास लगी है, तो वो उसे कहती है ठीक है सेंट किंग मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जबकि बाकी के सभी एल्डर से देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही यहाँ पर लिंजी ने एल्डर जैंग किंग के ऊपर कौन सा जादू किया है। एल्डर जैंग किंग उसके लिए किस तरह पानी लेने के लिए जा रही है, वो तो हमेशा ही बहुत ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड के साथ रहती थी। फिर से कहता है मुझे लगता है कि सेंट किंग के पास कोई ना कोई हिडन टेक्निक है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। एल्डर डी जैंग कहते हैं लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा चांस खो दिया, हमें उस लड़के का साथ देना चाहिए था। बाकी के दोनों भी से कहते हैं हाँ हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें उसका साथ देना चाहिए था, अब हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इस कंपटीशन को आगे स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।